टैक्स, टैक्स के बारे में पता है? कौन लेता है टैक्स हमसे? गवर्नमेंट टैक्स लेती है। क्यों लेती है गवर्नमेंट टैक्स? उसका रीजन भी पता है? ठीक है, अनुराग स्लाइड ऊपर करना। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी तो फिर आप उसको ही बोलेंगे सड़कें नहीं बनवा रहे हो, ब्रिजेस नहीं बनवा रहे हो, पुल नहीं बनवा रहे हो, स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स सही नहीं है, तो गवर्नमेंट को तो पैसा चाहिए, पर वो अपनी जेब से तो लगाएगी नहीं भाई। माना कि नेता है, माना कि वो देश चला रहा है, पर उसके पास भी तो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो भी तो हमसे ही कमाएगा ना पैसा, ठीक है ना। और एक अच्छा नेता होने की बस यही है कि वो हमसे जो पैसा ले रहा है उसको सही जगह पर वो लगाए। करेक्ट? हम लोगों से ले लिया कैश, पेमेंट टैक्स लेते हैं, चालान काट दिया हमारा, ठीक है भाई, ये भी उनके लिए टैक्स है, वो टैक्स ले लेते हैं। इन्हीं सब से नेता चलते हैं, हम ही चला रहे हैं उन्हें भी, ठीक है। अब टैक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। जरूरी है इसलिए स्लाइड शो निकाली है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स गलत। डायरेक्ट कंज्यूमर देता है, डायरेक्ट भी बोल रहे हो और कंज्यूमर भी बोल रहे हो। मैम इसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता किसी और। करेक्ट। नहीं ये बोल नहीं इनकम रहा। टैक्स फॉर एग्जांपल डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो गवर्नमेंट डायरेक्ट हमसे लेती है, कंज्यूमर नहीं। कंज्यूमर कस्टमर ये बहुत गलत वर्ड है, मैं ये डायरेक्ट में यूज नहीं करना है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो इनकम पे टैक्स लगता है, हमारी जो इनकम है, हम वो टैक्स का अमाउंट किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते। मैं ये बोल दूं कि मुझे देना है टैक्स और मैं तमन्ना से बोलूं तमन्ना की किसी भी चीज में ऐड कर दूं तो तुम्हें देना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है। तो इसमें जिसकी इनकम होती है उसी को डायरेक्टली किसके अकाउंट में पैसा देना पड़ता है? गवर्नमेंट के अकाउंट में डायरेक्ट इसी को देना पड़ेगा। किसी की इनकम पर टैक्स गवर्नमेंट लेगी, उसको तो बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स इनकम पर लगता है हमारी। अब डायरेक्ट टैक्स का एक और एग्जांपल है इनकम टैक्स। ये मैंने बताया इनकम टैक्स पर लगता है हाउस टैक्स। हाँ, क्योंकि वो हमारी इनकम है। हमारा हम अगर हमने अपना हाउस रेंट पे दिया हुआ है और हमारी वहां से अच्छी खासी इनकम आ रही है तो फिर वो हमारी इनकम पर लग रहा है टैक्स, ठीक है। ये सब हो गया। नेक्स्ट, कोई एक लिमिट के बाद में, ऐसा नहीं है कि मान लो कि मैं अगर 20,000 रुपए कमा रही हूँ या पूरे साल में मेरे से 50,000 कमे, तो क्या मैं गवर्नमेंट को टैक्स दूंगी? क्या मैं खाऊंगी नहीं क्या अपने घर में? है ऐसा तो नहीं होगा। तो एक लिमिट होती है, एक लिमिट होती है मैक्सिमम कि इतना आप कर लो, लेकिन इससे ज्यादा अगर आपकी इनकम हो रही है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स भी देना पड़ेगा एक फिक्स रेट से, कि 5% दे दो, 1%, जो भी उसकी स्लैब्स है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा, बताओ उसको नेक्स्ट करो। अब इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में आती है हमारी ये होता है वैल्यू एडेड टैक्स, या वैल्यू आप ऐड करो उस पर टैक्स लग रहा है, एक्साइज ड्यूटी टैक्स। गवर्नमेंट ने वैसे इन सबको क्या कर दिया है? और अब पूरे इंडिया में किसको अप्लाई कर दिया है? जीएसटी को। करेक्ट। नेक्स्ट, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? यानी कि गुड्स पर और गुड्स जो कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गई, करेक्ट। सर्विस यानी कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो गई, दोनों पर लगने वाला टैक्स, करेक्ट। आया समझ में? जीएसटी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस पर भी लगता है और सर्विस पर भी। अब एक क्वेश्चन, थोड़ी बेसिक नॉलेज है, जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ती है और इसको लेना क्यों चाहिए? नहीं ले रहे हमारा मन, नहीं लेना हमें। नेक्स्ट, क्यों लेना चाहिए? एक इसकी रीजंस है कुछ, जैसे कि हमारा फर्स्ट रीजन, कोई भी एक पर्सन रीड करो।
जीएसटी लागू होने से पहले हमारे देश में व्यवसाय की प्रगति के हिसाब से राज्य सरकारें और केंद्र सरकार कई तरह के टैक्स लगाती थी। इन्हें समाप्त करके एक टैक्स लगाना था। पहले वो दिक्कत आती थी, हर स्टेट में अलग अलग वो होती थी सरकार, और स्टेट गवर्नमेंट हर स्टेट में अलग अलग टैक्स लगाती थी, और इतने सारे टैक्स चलते थे पहले। अभी मैंने पीएबी में बहुत सारे टैक्स चलते थे। ना तो टैक्स देने वाले को समझ में आता था कि कैसे दूं, और ना ही टैक्स लेने वाला समझ पाता था कि कहाँ से टैक्स आ रहे हैं। तो इन सबको खत्म करके हमने एक ही टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। पहला जीएसटी आने का रीजन क्या है कि बहुत सारे टैक्सों को खत्म करके सिर्फ एक टैक्स बन गया। तो पहला तो ये सिंपलीफाई हो गया, एक सिंपलीफिकेशन आ गया, देने वाले के लिए भी और टैक्स लेने वाले के लिए भी। फर्स्ट रीजन तो ये था। अब जैसा कि मैंने पढ़ाया है आपको अब तक, हमारे नेचर ऑफ बिजनेस कितने तरह के होते हैं? मैन्युफैक्चरर्स कौन होते हैं? जो बनाते हैं। ट्रेडर्स कौन होते हैं? जो प्रॉफिट जोड़ के सेल करते हैं। सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं? सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि टीचर, डॉक्टर। ठीक है। अब थोड़ा सा मैन्युफैक्चरर्स का, जो कच्चा माल खरीदते हैं और फिर उनको यूज करने के लिए बनाते हैं, और या तो वो अपने ग्राहकों को बेच देते हैं, अपने कस्टमर्स को, या फिर वो किसको देते हैं? होलसेलर्स वगैरह को दे दिया, फिर होलसेलर रिटेलर्स को देते हैं, फिर वो हम तक पहुंचाते हैं। हम डायरेक्टली होलसेलर को चले नहीं जाएंगे, है ना? तो इस तरह से हो गया मैन्युफैक्चरर्स, ये सब जहाँ पे सब बनता है, करेक्ट। अब आता है हमारा सेकंड वन, ट्रेडर्स, यानी कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस में जो आते हैं उन्हें मैन्युफैक्चरर्स बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो आते हैं उन्हें हम ट्रेडर्स बोलते हैं, ठीक है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं ना, सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। तो ये ट्रेडर्स की बात हो रही है, जो तैयार माल को ही खरीदते हैं, यूज करने की, मतलब रेडी चीज खरीदते हैं, उसमें कुछ और ऐड नहीं करना होता है, उसके बाद अपना प्रॉफिट लेकर उनको बेच देते हैं। ये मुझसे मैं ग्रुप में से शेयर कर दूंगी, आपको काफी हेल्प मिल जाएगी इससे, ठीक है। प्रॉफिट लेकर के उनको सेल कर देते हैं। बैक करो, हाँ ठीक है। देखो जैसे कि इन्होंने पहले परचेज कर लिया, उसके बाद इसी चीज को इन्होंने सेल कर दिया, ये काम होता है ट्रेडर्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट है ठीक है, उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे कि ये टेलीकॉम वगैरह का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, और भी है, मैंने तो अच्छी कर दिया है, एरोप्लेन वगैरह है, जो भी व्हाटएवर। सीए हो गए, टीचर्स हो गए, समझ ही गए होंगे आप सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब जीएसटी में भी मैंने 3 चीजें बताई थी, जैसे कि एक तो होती है हमारी जीएसटी। हाँ देखो जीएसटी में क्या होता है, 3 टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, मतलब 3 तरह के बिजनेस होते हैं। एक ट्रेडिंग का, उसका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होता है। जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है, करेक्ट। जो ट्रेडर्स होते हैं उनको वेट देना पड़ता है। वेट का मतलब इन्होंने खरीदा, देखो ऑब्वियस सी बात है, ये कंज्यूमर है या कस्टमर, ठीक है, ऐसे चलती है चेन। ये इससे खरीद के लाएगा और ये इससे, ये अपने पर्सनल यूज के लिए करेगा, ये हम किसी को बेचेगा नहीं। जब इसने इससे खरीदा होगा, मान लो 1000 रुपए में, तो बेचा होगा 1000 में, 1000 का प्रॉफिट जोड़ दिया, मान लो इसने 2000 में बेचा होगा, तो या मान लो इसने 800 का ऐड कर दिया, तो 1800 हो गया। तो अब सरकार इससे टैक्स लेगी। जब ये 1000 रुपए का खरीद के लाया था प्रोडक्ट, तो इसने भी टैक्स दिया होगा, पर अब जब ये बेच रहा है तो इसको भी टैक्स मिला होगा, क्योंकि जब जो खरीदता है, जब हम किसी चीज को परचेज करते हैं, वो उस पर हमें टैक्स देना पड़ता है। तो जब ये परचेज करके लाया होगा ट्रेडर मैन्युफैक्चरर से, तो टैक्स देके आया होगा। अब जब कस्टमर रिटेलर से खरीद रहा है, ट्रेडर से खरीद रहा है, तो वो भी टैक्स देगा इसको। ये ऑलरेडी देके आ चुका है 1000 पर अभी उससे कितने में ले रहा होगा, 1800 पर गवर्नमेंट को ये पता है कितने पर पे करेगा, 800 पर, क्योंकि 1000 पर तो वो ऑलरेडी देके आ चुका ना। इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। जितनी ही वैल्यू ऐड करता जाएगा उतनी ही
टैक्स बढ़ता जाएगा। अगर ये 800 की जगह मान लो 2000 रुपए का प्रॉफिट ऐड कर देता, ठीक है, तो ये 2000 पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करता। तो ये ट्रेडर्स के लिए होता है क्योंकि वो अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं तो उनकी वैल्यू एडिशन पर टैक्स देना पड़ता है। सर्विस प्रोवाइडर के लिए सर्विस टैक्स चलता है। ये टैक्स का थोड़ा एग्जांपल है। नेक्स्ट, अब क्या है, ये 3 चलते थे हमारे, करेक्ट, कि इसको ये देना पड़ता था, इनको वैट देना पड़ता था ना, सर्विस टैक्स। इन सबको खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू कर दिया कि इन सबको तो हटाओ। अब क्या मैन्युफैक्चरर, क्या ट्रेडर्स और क्या सर्विस प्रोवाइडर, तीनों एक ही चीज दो, क्या, जीएसटी। जब तक हमें उसकी हिस्ट्री नहीं पता होती है हम उसका सेंस नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ चीज ऐसी हैं जैसे कि डीजल, पेट्रोल, अल्कोहल, इन पर अभी भी जीएसटी नहीं लिया जाता है। अभी भी इन पर जीएसटी नहीं लगता है। नेक्स्ट स्लाइड करना, ठीक है, इन पर नहीं लगता है। अभी भी देखो कितने सारे टैक्स हैं, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वेट, सीएसटी, ऑक्ट्रोई टैक्स एंड और चाहिए एंट्राई टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी टैक्स, इतने सारे टैक्स होते हैं। लेकिन जो 3 चीजें मैंने आपको बताई, इन पर अभी तक जीएसटी एप्लीकेबल नहीं किया है गवर्नमेंट ने, करेक्ट। नेक्स्ट, पहले, अब ये थोड़ा और डेप्थ में है कि पहले जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्हें ये देना पड़ता था, ये देना पड़ता था, ये देना पड़ता था, ये देना पड़ता था, बहुत तरह के टैक्स देने पड़ते थे। एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो फिर से टैक्स दो, दूसरी स्टेट में ले जाओगे फिर टैक्स दो। तो इतने सारे टैक्स होते थे कि कैलकुलेशन ही नहीं हो पाती थी, तो पता ही नहीं चलता था कि प्रॉफिट हो भी रहा है हमारा, थोड़ा बहुत नहीं हो रहा है, क्योंकि आधी से ज्यादा जिंदगी तो टैक्स देने में निकल जाती थी, ठीक है। तो इसीलिए सिंप्लीफाई करके जीएसटी को लागू किया गया। नेक्स्ट, ये जीएसटी को लागू किया। अब जीएसटी का सेकंड रीजन, वन नेशन वन टैक्स। आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, गवर्नमेंट ने स्लैब्स बना दी हैं 5, 0, 5, 12, 18, 28। ये 5 जीएसटी स्लैब्स हैं जो पूरे इस इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उन पे लगे। इसमें से कोई एक, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं ना, 28 लगता है 28। मशीन चलो भी लग्जरी की बात लगता कर लेते हैं, लग्जरी आइटम्स की बात कर लेते हैं, उन पर 28 लगता है, करेक्ट। कार हो गई, 28% टैक्स लगेगा। तो आप इस कार को इंडिया के किसी भी कोने से खरीद लोगे ना, उस पर 28% ही टैक्स लग रहा होगा। ऐसा कोई भी सिंगल स्टेट नहीं होगा जहां पे बोले अरे हमसे खरीद दो, हम तो 18% टैक्स पे दे देंगे। क्राइम, दिस इज क्राइम कि आप गवर्नमेंट की स्लैब को फॉलो नहीं कर रहे हो। गवर्नमेंट ने एक चार्ट रिलीज किया था जिसमें उसने लिखा हुआ है कि किस स्लैब में आपको कितनी कितनी चीजें बेचनी है। मतलब 5%, 0% में आपको क्या चीजें बेचनी है। जो अनाज होता है, गेहूं, आटा, इन सब पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन वो टैक्स की रेट स्लैब में आते हैं। 0% लगता है उन पे। वो गवर्नमेंट का रूल है कि 0% दिखाओ, ऐसे दिखाओ कि जीएसटी 0%, लेकिन टैक्स की कोई रेट नहीं है। क्योंकि अगर गरीब आदमी है, कुछ भी आटा लेने आया है, दाल लेने, अगर इन पर भी जीएसटी लगेगा तो फिर तो इंसान खाना पीना ही छोड़ देगा। तो वो जरूर ऐसी चीजों पे लगता है कि पंखा है, तुम ऐसा पर ही है कि जी नहीं पाओगे पंखे के बिना, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं है, तो इन पर जीएसटी लगता है, इस तरीके के गुड्स पर जीएसटी लगता है। तो गवर्नमेंट का था कि वन नेशन वन टैक्स, यानी कि पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही टैक्स लगे, सब तरफ सारे ट्रेडर, सारे मैन्युफैक्चरर एक ही रेट पर जीएसटी लगाएं। पहले अलग अलग स्टेट में अलग अलग जीएसटी लगता था। मान लो हमारी यूपी में टीवी 28% की जीएसटी पर दिया जा रहा है और दिल्ली में 12% पे मिल रहा है। तो यूपी का बंदा फिर दिल्ली से लेके आता था और बिल दिखाता नहीं था। क्यों? ना ये बना सकता था बिल। क्यों? क्योंकि पहले ये रूल होता था कि गवर्नमेंट का, अरे स्टेट का है तो स्टेट वाइज जीएसटी लगाओगे, वो कम ज्यादा लालच में कि नहीं तू
तू 28 लगा रहा है, चल मैं 12% पे दे देता हूँ, क्योंकि फिक्स ही नहीं था, अपने मन से कुछ भी कर देते थे, अपने हिसाब से लगाते थे। तो सोचो ये तो देश ही बर्बाद, तो स्टेट ही बर्बाद हो जाएगा ऐसे तो, क्योंकि अगर इंसान को फिर जहाँ कम दिखेगा वहीं जाता है ना। तो ये गवर्नमेंट ने कर दिया खत्म कि मुझे तो उत्तर प्रदेश ऐसा लग रहा है कि बस आखिरी चल रहा है ऐसा, तो उसने कर दिया जीएसटी लागू 2017 से कि लो जाओ। अब तो कोई पागल ही होगा कि अरे हर जगह 28% है, तो मैं तो नहीं ले रही हूँ, तो मैं तो यहाँ से लूंगी, तो जाओ, ठीक है, यही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, हमारे पूरे देश में अलग अलग राज्य सरकारें एक ही आइटम पर अलग अलग टैक्स लेती थी पहले। एक ही आइटम अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्राइस पर मिलता था। जिस स्टेट में टैक्स रेट कम होता था वहां पर वो मूल्य बढ़ा देते थे, घटा देते थे, मतलब यही इरेगुलरिटी सी चलती रहती थी वहां पे। नेक्स्ट, अब किसी भी प्रोडक्ट पर लगने वाला टैक्स एक समान हो गया, इक्वल हो गया। एक आइटम पर पूरे देश में एक ही टैक्स लगने लगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर पूरे देश में 18, इलेक्ट्रॉनिक पे 18, जो लग्जरी आइटम्स होते हैं जैसे कि कार वगैरह, ये इन चीजों पर फिर टैक्स लगने लगा। हाँ सही है, 18% इलेक्ट्रॉनिक्स पर। पहले मैंने इसके गला खराब है। मैं बाहर जाऊंगा, आप में से कोई जाएगा? आवाज नहीं आनी चाहिए अभी। कितना अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा आप लोगों को इस टॉपिक को पढ़ने में? नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, अब जीएसटी नंबर किसे लेना चाहिए? देखो ये मैं समझा देती हूँ, बट इतना कोई वो नहीं है कि दो टाइप की कैटेगरी है, जैसे कि नॉर्मल कैटेगरी है और स्पेशल कैटेगरी है। इसमें यही है, देखो कि हमारा जो टर्नओवर, इसको स्लाइड कर दो क्योंकि ऊपर और अच्छे समझाया गया है। एक और पहले तो टर्नओवर का मतलब समझो क्या होता है। टर्नओवर का मतलब कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों को मिलाकर के बनता है हमारा टैक्सेबल, यानी कि दोनों को मिलाकर के हमारा टर्नओवर बनता है, और उसी टर्नओवर पे हमें जीएसटी पे करनी होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट को बोलो कि मैंने तो 1 लाख की सेल कर दी, अच्छा और वो कहीं ये और भी पैसे मिले थोड़ी ना, अच्छा जब मिलोगे तो पेमेंट करो, ज्यादा भी नहीं, सेल तो हो गई ना, पैसे तो आएंगे ही। ऐसा तो नहीं है कि वो पैसा लेके उड़ गया आपका, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो दोनों को मिला के बता दो कि कितनी सेल हुई है, तब हम बताएंगे कि हाँ। अभी मान लो जो कैश में सेल हुई या तो ठीक है, अब जो क्रेडिट पे सेल हुई है, आपका क्लाइंट आएगा, लीजिए सर आपको 50,000 का पेमेंट, नहीं बैंक में बन डालेगा, क्यों ऐसे ही कैश दे दो काम है। अरे तो मैम तो बैंक में ट्रांसफर करेंगे, अरे नहीं करवाना, मेरे को कैश चाहिए, क्यों? क्योंकि पता है अगर एक बार बैंक में चला गया स्टेटमेंट तो फिर तो गवर्नमेंट को जाती है रिपोर्ट, क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट्स की जो भी रिपोर्ट्स होती हैं वो गवर्नमेंट तक जाती है, इसीलिए पता चलता है कि ये इनकम टैक्स के दायरे में आता ही है इंसान। और कैश में लोगों तो घर पे आके तो देखेंगे नहीं आपके गवर्नमेंट की नहीं, इसके पास से खुशबू आ रही है, पैसे आए ऐसा कुछ नहीं होना ना। तो ये ज्यादा होशियारी होती है, तो इसीलिए गवर्नमेंट की नहीं, कैश की सेल और क्रेडिट की सेल दोनों को मिलाओ, इसीलिए ऑडिटिंग बनाई है। क्या बनाई है? ऑडिटिंग। कि तुम तो भाई चोर हो, तुम तो अपने बिल छुपा लोगे कि मैंने तो, तुम्हारे पास तो 50 बिल और पड़े हैं, तुमने साइड में रख दिया है ना, तुमने साइड में रख दिया। गवर्नमेंट को देखो सर मैं तो बस मेरे अकाउंट में तो 1 लाख इतनी की सेल हुई है, अच्छा। और जो गड्डी छुपा के रखी है, जो डेटर्स को तुमने सेल करा है वो बाद में देने आएंगे, इसीलिए सीए को भेजते हैं, ऑडिटर्स को भेजते हैं कि चेक करके आओ, देख के आओ, बता तो रहे, और उसके बाद से निकल आया अगर एक भी बिल, तो फिर उसके अगेंस्ट क्या होना है? केस बनना है। और मैंने खुद देखे हैं कि इतने केसेस आते हैं, सिर्फ इसने ये इनवॉइस दिखाया था, इसके पास ये इनवॉइस नहीं था, इतनी सी चीजों पर। अब सोचो कि उसने छुपाया होगा 10,000 के लिए और उसको भरने पड़ गए 30 से 40,000 रुपए, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ गए, हुआ क्या? हुआ क्या? और रिस्क की बिजनेस बंद तक हो सकता है, ये होता है। तो इसलिए फालतू की बात है, आप लोग इतनी क्या बोलते हो? अभी है हाँ अभी बोल रहा है गला खराब है। मुझे लगा अभी है, चलिए कोई नहीं। कि इन दोनों को मिलाकर के हमारा क्या बनता है? टोटल टर्नओवर बनता है, ठीक है।
एक सेकंड, 1 अप्रैल से लेकर के पूरे 31 मार्च तक की सेल, पूरे एक साल, पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी कितनी कैश में सेल हो रही है और कितनी क्रेडिट में। शायद इसी से आपको अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस पता चल रही होगी कि हमें क्यों अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए, कैश सेल कितनी हुई पता लगना चाहिए, कितनी क्रेडिट सेल हो रही, क्योंकि हम कहाँ तक याद करेंगे, कोई 10-20 चीजें तो सेल हो रही है, बहुत होती है, बहुत कहाँ तक याद रखोगे। इसीलिए हमें ये सब चीजें मेंटेन करने होते हैं, सारे अकाउंट्स अपने टैली पे मेंटेन करने ही पड़ते हैं। ठीक है, आया समझ टर्नओवर का क्या कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए तो उसके लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अगर हमें जीएसटी नंबर चाहिए तो ऐसा नहीं है मार्केट से खरीद के लिए आए, हम लोगों को क्या करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन। अब जीएसटी में 2 तरह से रजिस्ट्रेशन हो सकता है, एक होती है इसकी कंपोजिशन स्कीम, द सेकंड वन इज रेगुलर स्कीम। कौन कौन सी होती है स्कीम्स, ठीक है। कैसे मिलता है रजिस्ट्रेशन नंबर, अब ये देखते हैं। जो कंपोजिशन स्कीम होती है वो छोटे बिजनेसमैन के लिए होती है, जिनका बिजनेस ज्यादा ऊंचे लेवल से नहीं होता। देखो ऊंचे लेवल से अगर 20 लाख से, मैं वैसे ही बता दूं, 20 लाख से कम है अगर आपका पूरे साल का टर्नओवर, आपको टर्नओवर से पता ही है कि क्या बात हो रही है, तो आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। पूरे साल में अगर 20 लाख से कम है आपका टर्नओवर या 20 लाख तक भी है तो आपको जीएसटी नहीं लेना है। लेकिन अगर 20 लाख से 1 करोड़ तक, 1.5 करोड़ तक आपका टर्नओवर है तो आपको जीएसटी तो लेनी पड़ेगी, जीएसटी लेनी पड़ेगी 20 लाख से ज्यादा है तो। वैसे सर्विस वालों के लिए भी अलग भी होता है कि उनकी, ट्रेडर्स के लिए आई थिंक 40 लाख से है कि 40 लाख तक आप मत लो, 40 के बाद ले लो। सर्विस वालों के लिए 20 लाख तक मत लो, 20 के बाद ले लो। तो ये तो डिपेंड करता है, स्कीम्स उसकी आती ही रहती हैं, अलग अलग अमेंडमेंट्स आते रहते हैं जीएसटी में। तो 1.5 करोड़ तक अगर आप जाते हो, 20 लाख से ज्यादा हो गए तो रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा। पर ऑप्शन है कि अभी आप छोटे व्यापारी हो, भाई उनको लगता है कि 1.5 करोड़ साल भी कमाने वाला अभी कैसा है, छोटा बिजनेसमैन है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप कंपोजिशन स्कीम ले लो या फिर आप रेगुलर ले लो। बट उसको कौन सी लेनी पड़ेगी, कंपोजिशन स्कीम। क्यों, क्योंकि उसका जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ के अंडर में है, करेक्ट, 1 करोड़ के अंडर में है उसका टर्नओवर। तो हमें क्या करना होता है, 1 करोड़ से अगर उसका 1 रुपया भी ज्यादा है, अगर उसका 1 करोड़ से 1 पैसा भी ज्यादा है टर्नओवर, समझे, तो उसको फिर ये स्कीम छोड़ के रेगुलर स्कीम लेनी पड़ेगी, जिसमें उसको हर महीने अपना रिटर्न देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। रिटर्न देने का मतलब क्या होता है, रिटर्न फाइल करने का मतलब होता है सिंपल, गवर्नमेंट को इतना बता दो कि कितनी सेल हो रही है हमारी, और फिर सेल हो रही है और परचेज हो रही है। अब इन दोनों, इस पर टैक्स लिया होगा, इस पर टैक्स दिया होगा, तो जो लिया और जो दिया उन दोनों में जो डिफरेंस बच रहा है वो पैसा गवर्नमेंट को उसके खाते पर ट्रांसफर कर दो, खत्म कहानी। इतना सा है बस जीएसटी। आ रहा है समझ में क्या समझा रहे हैं हम यहाँ पे कि कंपोजिशन स्कीम कौन लेता है। अच्छा, जीएसटी नंबर कौन लेता है, मैंने क्या बताया, बोलो। ट्रेडर्स में 40 लाख से कम हो, वो ज्यादा हो, और सर्विस में 20 लाख से ज्यादा हो। हाँ, उससे कम है तो जीएसटी नंबर मत लो, कोई नीड नहीं है। उससे ज्यादा है तो लेना पड़ेगा जीएसटी नंबर। पर उसमें स्कीम कौन सी लोगे, क्योंकि 1.5 करोड़ से कम है। और अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा होगा तो रेगुलर। कंपोजिशन स्कीम में आपको हर क्वार्टरली पेमेंट करना पड़ता है, यानी कि 3 महीने में एक बार आपको पेमेंट करना होता है गवर्नमेंट को। फाइल तो आपको हर महीने करनी होती है अपनी सेल की, किस महीने में आपने कितनी सेल करी, पर पेमेंट आप उसको 3 महीने में एक बार कर सकते हो गवर्नमेंट को। लेकिन रेगुलर स्कीम में आपको हर महीने रिटर्न फाइल करना है और हर महीने उसका पेमेंट भी गवर्नमेंट को करना है। इतना समझ में आया? स्कीम्स समझा सकते हो, कोई भी पूछे, समझ में आया? 2 स्कीम्स, कंपोजिशन और रेगुलर स्कीम। स्लाइड कर लो।
मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स, तो उनके टर्नओवर की अगर मैक्सिमम लिमिट कितनी है 1.5 करोड़, तो वही वाली बात है, अभी बताया ना 1.5 करोड़ तक है, तो कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट करेंगे वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट, ये सर्विस प्रोवाइडर की है। अच्छा, सर्विस प्रोवाइडर में ये है कि अगर इनका टर्नओवर मैक्सिमम 50 लाख है तब तक तो ये कौन सी स्कीम ले सकते हैं, पर अगर 50 लाख से ज्यादा होगा तो फिर रेगुलर, और 20 लाख से कम होगा तो नहीं लेंगे। अगर 50 लाख तक होगा तो 50 लाख से ज्यादा होगा तो अगर मैन्युफैक्चरर्स का 40 लाख से कम होगा तो 40 से ज्यादा होगा, 1.5 के अंदर होगा, और 1.5 करोड़ से ज्यादा होगा तो उसके बाद कोई लिमिट नहीं है, 1.5 करोड़ से कितना भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि रेगुलर में आ गया। नेक्स्ट, कंपोजिशन स्कीम का पहला रूल, इसके कुछ थोड़े से रूल समझ लेते हैं कि होता क्या है। इस स्कीम में आने वाला व्यापारी केवल अपने ही राज्य में माल बेच सकता है, यानी राज्य के बाहर माल बेच नहीं सकता, लेकिन हाँ खरीद जरूर सकता है। आपके पास एक बार जीएसटी नंबर आ गया कंपोजिशन का स्कीम में, तो आप फिर अपने ही स्टेट में माल बेच सकते हो केवल। ऐसे नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश में हो, आप दिल्ली में माल बेच लोगे अपना, नहीं बेच सकते हो, रिस्ट्रिक्शन लग जाती है आपके पास। लेकिन खरीद सकते हो लेकिन बेच नहीं। इसको सोचो कितना ज्यादा लॉस है कि अपने स्टेट के बाहर ही नहीं बेच सकते। अगर ऑर्डर आ भी गया कि हाँ सामान चाहिए तो हम तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि हम कंपोजिशन स्कीम में वर्क कर रहे हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट की कि नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते, रूल है। तो पहला तो ये रिस्ट्रिक्शन है, बहुत गंदा एक्सपेक्टेशन है कि आप इसमें अपने ही स्टेट में केवल कर सकते हो सप्लाई, बाहर नहीं कर सकते किसी और स्टेट में। सेकंड, आप इसमें आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते हो। आईटीसी क्या होता है? सेल के टाइम पर आपने जो टैक्स लिया, करेक्ट, और परचेज के टाइम पर जो टैक्स आपने दिया, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, समझ में आ रहा है? अगर आप स्लाइड करना हाँ डाउन ही करो, और करो। एक सेकेंड। जैसे कि ये है कि हमने एक टीवी परचेज किया 10,000 का, और उस पे जीएसटी लगा 1800। भाई जीएसटी तो हमें देना है ना, तो हम टोटल पेमेंट कितना करके आए? 11,000। ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये हमें कंपोजिशन डीलर है, ठीक है। हमारा जो टोटल था हम इतने का खरीद के लेके आए, अब हम इसमें अपना प्रॉफिट लगा के बेचेंगे, तो हमने अपना प्रॉफिट लगा दिया, लेकिन हम इसमें जीएसटी नहीं लगा सकते। कंपोजिशन स्कीम में हम कस्टमर से जीएसटी नहीं ले सकते, अपनी जेब से हमें जीएसटी देना है, ये ही रूल है। हाँ, आप प्रॉफिट लगाओ, जितना लगाना है उतना लगाओ, लेकिन आप अपने बिल पर या कस्टमर से जीएसटी नहीं लोगे। अरे अपना दिमाग लगाओ ना, 11,800 है, मैं बोलूँ अरे 11,800 का तो मैं लेके आई हूँ, 200 रुपए का अगर मैं इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ दूंगी तो क्या मैं 12,000 में बेचूं? 2 मिनट की तो पागल है, तो 200 का प्रॉफिट ले क्यों रही है? 2,000 का लो, 2 लाख का लो, हमें क्या, हमें तो तुमसे टैक्स चाहिए बस। मैंने कहा ठीक है, मैं तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगी कर ले, कोई खरीदेगा ही, हम क्या करें, हमें तो तुमसे टैक्स चाहिए, हमें क्या मतलब है। कस्टमर से मत ले लेना 1 रुपए का भी टैक्स। अब ये होते हैं लॉस कंपोजिशन डीलर की बहुत ज्यादा, कि ये चीज हो जाती है। सोचो बेचारा जीएसटी नहीं ले सकता, पर इसको देनी भी बहुत कम पड़ती है, इसको अपने पूरे टर्नओवर पर सिर्फ 1% जीएसटी देनी होती है। क्या है? और जो रेस्टोरेंट होते हैं ना, ये तो बिजनेस की बता दी, जो अल्कोहल सर्व नहीं करते, इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस होती है। जो ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ पे अल्कोहल सर्व नहीं होता, वो लोग अपने टोटल टर्नओवर पर 5% जीएसटी देते हैं। कितना भी टर्नओवर है 1.5 करोड़ के अंदर ही तो होगा ना, तभी तो कंपोजिशन में हो, तो कितने दे दो केवल 5% जीएसटी। और अगर ऐसे लोग हैं जो गुड्स वगैरह में डील कर रहे हैं, वो टोटल कितने देते हैं? बस 1% जीएसटी। जहाँ अल्कोहल सर्व होता है, अब इतना नहीं मालूम मुझे, अल्कोहल सर्व होता है तो फिर उनके लिए तो फिर नॉर्मल रूल हो गया जो होता है सबके लिए, वही 1.5 करोड़। और बाकी जो
जो स्पेशल केसेस है ना, मैं वो बता रही हूँ, जहां नहीं होता सर, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आया समझ में इतना? नेक्स्ट, हाँ वही आगे देखो, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स को अपनी कुल सेल का कितना देना पड़ता है? 8% कंपोजिशन स्कीम में। रेस्टोरेंट जहाँ पर अल्कोहल सर्व नहीं होता 5%, सर्विस प्रोवाइडर्स को 6%। आया समझ में? नेक्स्ट, अभी क्या है आपका कंपोजिशन स्कीम का 4th रूल। 13,000 में आपने एक टीवी बेचा, ठीक है, क्या है ये? मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स, इस पर 1% ये तो हो गया ना, पता नहीं क्या है। नेक्स्ट करो। अब बिल की बारी आती है, इसको हम बोलते हैं बिल, इनवॉइस, है ना, मुझे पता था। तो होता क्या है कि इसमें दो चीजें होती हैं। जो इनवॉइस होता है ना, इनवॉइस कभी भी देखना, ऑनलाइन सामान मंगाते हो उसका ना इनवॉइस देखना कभी। एक होता है बिल ऑफ सप्लाई और एक होता है टैक्सेबल बिल या टैक्स बिल। बिल ऑफ सप्लाई वो देता है जो कंपोजिशन स्कीम में होता है, वो अपने बिल के ऊपर अपने इनवॉइस में यही लिखेगा, बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। और जो रेगुलर स्कीम में होते हैं डीलर, वो ये नहीं लिखते, वो टैक्स इनवॉइस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टैक्स इनवॉइस। हमेशा याद रखना ये चीज। नेक्स्ट, ये तो मैंने बताया कि हर 3 महीने बाद कंपोजिशन डीलर जो होते हैं वो टैक्स का पेमेंट करते हैं। हर महीने नहीं करना पड़ता क्योंकि छोटे डीलर है ना, 1.5 करोड़ के अंदर आ रहे हैं, तो हर महीने बेचारे पास करेंगे, तो हर 3 महीने में कर देते हैं एक बार। सिंपल है, आया समझ? और ऐसा भी नहीं है, इतने भी गरीब नहीं हो कि 3 महीने बाद नहीं किया तो फिर पेनल्टी में अच्छी खासी लग जाती, ठीक है। इतने भी गरीब ना समझ लेना कि 1.5 करोड़ भी तो कमा रहे हैं, बस 1.5 करोड़ कमा रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब ये है, हाँ ये बिल ऑफ सप्लाई है। आपका बिल कुछ इस तरह से बनेगा, टोटल इतना, प्रॉफिट इतना, जीएसटी नहीं लगेगी, टोटल आपने इतने का बेचा, ठीक है, 13,000, ठीक है, इतने का बेचा। तो इस तरह से इनका बिल ऑफ सप्लाई, ये इनकी इनवॉइस पे मस्ट है लिखना। नेक्स्ट, अब है हमारा रेगुलर स्कीम, ठीक है। रेगुलर स्कीम में टर्नओवर का कोई मैक्सिमम लिमिट है ही नहीं, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि 1.5 करोड़ से तो स्टार्ट होता ही है रेगुलर में, ठीक है। कि पता लगे कि गवर्नमेंट ने कि नहीं अब तुमने 10 करोड़ कमा लिए, अब तुम बिजनेस बंद कर दो, ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। हमने ले लिया ना रेगुलर में एक बार अपना रजिस्ट्रेशन, तो बस फिर अब हम कितना भी कमाए, हम तुम्हें टैक्स दे तो रहे हैं, इतना कमा रहे हो उस पर तुम कमा रहे, 1-1 रुपए में तुम टैक्स ले रहे हो, तो फिर तुम्हें इससे क्या मतलब है कि हम कितना कमाएं, इसकी कोई लिमिट नहीं है बेसिकली। नेक्स्ट है, एक सेकंड, कि व्यापारी राज्य के अंदर और बाहर दोनों जगह माल बेच सकता है, मतलब इंटर स्टेट भी आप सप्लाई कर सकते हो, परचेज भी और सेल भी। कंपोजिशन डीलर कर सकता था क्या? परचेज केवल परचेज कर सकता था। नेक्स्ट है, अब इसके कुछ रूल हैं। रेगुलर स्कीम्स के अंतर्गत आने वाले व्यापारियों द्वारा जो भी माल या सेवाएं खरीदी जाती हैं उनकी खरीद पर जीएसटी चुकाया जाता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट उन्हें मिलता है। आईटीसी क्या होता है? इनपुट टैक्स, वो तो चलो अच्छा आपने बता दिया। अब थोड़ा सा और बता दो, आईटीसी वैसे होता क्या है? क्लेम कर सकता है कंज्यूमर से, नहीं क्लेम भी कर सकते हैं, क्या क्लेम कर सकते मतलब? जीएसटी ले सकता है। नहीं, सेल्स टैक्स। अच्छा अभी तो बताया था मैंने, अभी को बताया था, अभी बताइए। अभी बताया, भूल गए, आलू क्या फोन आ रहा है सुनाई दे रहा था। चलो आईटीसी है, आईटीसी क्या होता है? जैसे कि हम जब परचेज करके लाए थे किसी प्रोडक्ट को, तो हमने उस पर 10,000 का टैक्स दिया था सपोज, जब हमने परचेज किया था, और जब हमने सेल किया तो हमने अपना प्रॉफिट ऐड करके किया होगा तो हमने इस पर 12,000 का टैक्स ले लिया,
क्योंकि अब ज्यादा जैसे जैसे वैल्यू ऐड करोगे टैक्स तो उतना तो बढ़ता जाएगा। आप ये 10,000 का टैक्स ऑलरेडी पे करके आ चुके हो। आपका आपने जहां से भी खरीदा होगा ना ये, तो आपने जो जीएसटी दी होगी उसकी डिटेल आपके जीएसटी पोर्टल पे आ जाती है कि आपने इससे परचेज किया था और इतना आप टैक्स देके आए थे। पर शर्त ये है कि आपने जिससे परचेज किया है वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तभी अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, मान लो मैंने किसी से सामान खरीदा और वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो जीएसटी पोर्टल चलाता ही नहीं होगा ना, फिर तो वो दिखाएगा ही नहीं कि गुनगुन गर्ग आई थी और ऐसे ऐसे परचेज करके ले गई। तो अब मान लो मेरे साथ एक केस हुआ, लेट्स सपोज प्रैक्टिकल एग्जांपल, मैं एक डीलर हूँ, करेक्ट। अब मैं परचेज करके लाई, मेरा पेन का बिजनेस है सपोज, या नोटबुक बुक्स का है, मैं बुक्स परचेज करके लाई, बुक्स नहीं कुछ भी मान लो, ठीक है। अब मोबाइल परचेज करके लाई सपोज, अब क्या हुआ, मैं रजिस्टर्ड हूँ, मैं रजिस्टर्ड हूँ, अच्छी खासी मुझे जीएसटी की भी नॉलेज है कि कैसे क्या मुझे टैक्स मिलेगा और मुझे कितना देना पड़ेगा। अब मुझे क्या है, मैंने इनसे परचेज किए 20,000 का सामान, इन्होंने मेरा 2,000 का क्या लगाया, टैक्स, ये लगाया इन्होंने मेरा टैक्स, मैंने खुशी खुशी इनका टैक्स दी, मैंने कहा लो। अब मैं अपने घर गई, अपनी शॉप पे गई, अब मेरे पास कस्टमर आया, मैंने कहा देखो मैं लगाऊंगी आप पर 3,000 टैक्स, कितना 3,000, उसने मुझे 3,000 का टैक्स दे दिया। अब आई पेमेंट की बारी, ठीक है, मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि तुझे पेमेंट करना है गवर्नमेंट को 3,000 का ना, या इसको 20,000 मान लेते हैं, 20,000 मान लेते हैं, टैक्स से तो 0 बढ़ाने हैं। अब पेमेंट करना है हमें, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि देख 2-3 दिन रह गए हैं, तुझे पेमेंट करना है अपने टैक्स का, तुझे जरूरत है तो तू मुझसे पैसे ले ले, मैं तेरे बैंक में ट्रांसफर कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे। क्यों नहीं चाहिए? अरे मेरे पास है, मुझे पता है, मैं परचेज करके लाई थी ना, तो मेरे पास पहले का पड़ा होगा बैलेंस, क्योंकि जब हम परचेज करके लाते हैं और उस पर टैक्स दे के आते हैं तो गवर्नमेंट को पता होता है कि ये पर्सन, क्योंकि एक प्रोडक्ट पे एक अमाउंट पे एक ही बार टैक्स लगता है, समझे। अगर 10,000 में खरीदा है ना कोई सामान, तो 10,000 का टैक्स लग गया, तो दोबारा से इस 10,000 पे टैक्स नहीं लग सकता। आप जो अपना प्रॉफिट ऐड करोगे ना, उस पर टैक्स लगाते हैं हम, ना कि इस पूरे 11,000 पे। 11,000 पे टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स किस पे लगेगा, प्रॉफिट पर। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा, थोड़ा आ रहा है, थोड़ा नहीं आ रहा। देखो 10,000 का सामान है, हमने इससे परचेज किया है, तो इस पर हमने 1,000 का क्या दे दिया, टैक्स दे दिया। अब जब मैं इसको बेचूंगी तो गवर्नमेंट पे इस 10,000 का टैक्स चला गया, करेक्ट। अब जब मैंने इसको 12,000 का बेचा और मैंने इस पे लिया 2,000 रुपए टैक्स, कितना, 2,000 रुपए टैक्स, क्योंकि जब मैं प्रॉफिट ज्यादा ऐड करूंगी तो फिर टैक्स का अमाउंट भी ज्यादा निकल के आएगा। तो क्या मैं गवर्नमेंट को ये 2,000 पेमेंट करूंगी? नहीं, मैं कहूंगी कि मैंने 2,000 में से 1,000 का तो खरीदते टाइम पर ही पेमेंट कर दिया था ना, मैं पहले टैक्स देके आ चुकी हूँ 1,000, तो अब मैं केवल उसी पर टैक्स दूंगी जिस पे मुझे प्रॉफिट हुआ है। केवल उस अमाउंट पर टैक्स देते हैं जितना आपने प्रॉफिट ऐड किया होता है, समझे। तो गवर्नमेंट से मांगोगे कैसे, उसके घर तो जाओगे नहीं। मैं तो 1,000 का पेमेंट करके आई थी, ये 20,000 का टैक्स आप देके आए थे और ये 30,000 का टैक्स आपको आपके कस्टमर से रिसीव हो गया। अब पेमेंट की बारी आई, आपकी फ्रेंड थक गई, कह रही थी आपने मना कर दिया उसको, तो चुप जाओ, मेरे पास है, मैं कर लूंगी, ठीक है, अच्छी बात है। अब ये आई मैम कि हम पोर्टल पे चलते हैं, अपने फटाफट से अपना आईटीसी क्लेम करती हूँ। क्या करती हूँ? आईटीसी क्लेम। अब आईटीसी इज इक्वल टू कि जो मैं परचेज के टाइम पर टैक्स दे के आई थी, अब वो मेरी असेट है। क्या है? मेरा है वो, मैं दे के आई हूँ उसको टैक्स। अब मैं उसे क्लेम कर सकती हूँ। क्लेम करने का मतलब होता है सेट ऑफ कर सकती हूँ उसमें से, समझे। जो परचेज पे दे के आई हूँ मैं टैक्स, उस पर जैसे ही इन्होंने अपना पोर्टल खोला और इन्होंने देखा कि मेरी परचेज वहां दिखा रहा 00, उसने कहा भाई मेरे को पेमेंट करना है, मैं क्लेम करने आई हूँ, 30,000 का पेमेंट मैं नहीं कर सकती गवर्नमेंट को,
मैं 10 का ही कर पाऊंगी क्योंकि 20 का तो मैं दे के आई हूँ ऑलरेडी और 30 मैंने ले लिए तो 20 का पेमेंट करके आई हूँ, तो अब बचते तो केवल 10,000 है ना गवर्नमेंट को देने के लिए। तो मेरे पास 10 तो है, पर मैं बाकी के 20 कहाँ से लाऊंगी। इसको गुस्सा आया, ये गई उसी शॉप के पास जहाँ से खरीद के लाई मेरा आईटीसी मुझे दो। देखो मैम हम कहाँ से थे, आप तो परचेस कर लिए सामान दे दिया, आप बात करो। उसने कहा नहीं मैंने आपको 20,000 का टैक्स दिया था, अब मैं टैक्स पे कर रही हूँ गवर्नमेंट को, तो मैं भी तो अपने टैक्स का जो पेमेंट करके आई हूँ मैं उसको सेट ऑफ करूंगी। वो बोला मैम जीएसटी में है ही नहीं है और वो वही खत्म, क्योंकि 20,000 का जो टैक्स आप देके आ गई वो उसकी वैल्यू ही खत्म। गवर्नमेंट को कोई प्रूफ नहीं है आपके पास कि आप 20,000 देके आ चुके हो, इसीलिए उसको उस दिन से समझ आ गई कि आज के बाद मैं कभी अनरजिस्टर्ड डीलर से कुछ भी नहीं खरीदूंगी, क्योंकि ना तो उन पे जीएसटी का नंबर होता है और ना ही वो मेरी परचेज को अपने पोर्टल पर ऐड करेंगे, क्योंकि मेरी परचेज उनकी तो सेल, तो वो अपनी सेल चढ़ाएगा जिससे मैंने परचेज करा है, तो मेरी परचेज में वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगा और ये दिखाएगा कि गुनगुन इस आइटम पर इतना टैक्स देके आई थी। क्लेम और नॉट, मैं क्लेम पे क्लिक करूंगी, मेरा दिखाएगा टैक्स का आपका सेल का जो टैक्स बन रहा है वो 30,000 बन रहा है। परचेज आप करके लाई हो 20,000 में आपने दिया है ऑलरेडी, आपका जो नेट टोटल आ रहा है, जो नेट पेमेंट टैक्सेबल है वो आपका 10,000 है। सेट ऑफ करना है, सेट ऑफ पे टच करूंगी, 10,000 का पेमेंट डन हो जाएगा और ये माना जाएगा कि प्रॉपर मैंने सारी जीएसटी का पेमेंट गवर्नमेंट को कर दिया। तो पहले तो समझ में आया कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड इन दोनों में कितना डिफरेंस होता है। जी मैम। हम नॉर्मली हम तो देखो कंज्यूमर्स हैं, हमें तो कोई जीएसटी नंबर वगैरह नहीं लेना है, तो हम नहीं देखते, हम जाए अंकल आपके पास जीएसटी नंबर है वो भाई बेटे वो सामान तो है जो तुम्हें लेना है, तुम्हें जीएसटी नंबर क्या करना है, नहीं हम तो उन्हीं से परचेस करेंगे जिसके पास जीएसटी नंबर होगा। तो उस टाइम पे जो होगा ना हमारा, हम दोबारा कभी जाने लग बचेंगे नहीं दोबारा। क्यों? क्योंकि बेटा तेरे पास कितने जीएसटी नंबर हो, तेरे कितने बिजनेस चल रहे हैं पहले तू ये बता रही। नहीं हमारी मैम ने पढ़ाया, तो ये भी याद रखो अगर आप खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तभी ये जीएसटी वाला फील करना। पता लगे खुद के पास कुछ है नहीं है और चले गए जीएसटी की दुकान ढूंढ रहे हो, उसी से मम्मी बेटा कोल्ड ड्रिंक लिया, मम्मी कितनी देर की लगी, मम्मी जीएसटी वाले दे रहा जिसपे जीएसटी हो, इसको लगा दो चार्जिंग पे, खत्म नहीं होनी चाहिए नहीं। तो ये बात आई समझ में क्या कि अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा ना, इसीलिए आप उसके पास जाओगे जो खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड है, क्योंकि जब दोनों जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे तो परचेज का जो टैक्स बन रहा है आपका अपना पेमेंट करते टाइम पे जब सेल के टैक्स का पेमेंट करोगे तो उन दोनों को सेट ऑफ कर सकते हो। अगर ये रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आप अपने टैक्स को क्लेम नहीं कर सकते, फिर आपको पूरे 30,000 का ही टैक्स अपना जो बनेगा सेल पे वो ही देना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही थी आपको। क्या होता है आलोक आईटीसी? आलोक है क्या यहाँ पे? यस सर, वो यस में भी आता है। ये जेंडर क्यों चेंज कर रहे हो? नहीं तो शक्ल देख के तो मैम लाइक आता होगा ना कि मैम सर कभी ऐसे उठ बैठ के आए क्या? सर बोली क्या है? मैं मीरा ने मालूम नहीं मुझे पता था। आईटीसी क्या होता है आलोक? मुझे पीछे से बहुत ज्यादा बातों की आवाज आ रही है, क्या हुआ? ज्यादा समझ में आ गया है? चलो क्या नाम है तुम्हारा? श्वेता, जरा समझाना आईटीसी क्या होता है। श्वेता बहुत ध्यान से सुन रही थी जब मैं समझाई, मैंने देखा है। मतलब वही होता है जो आपने बताया था। ये अच्छा था, ये अच्छा था। मतलब ये बताने बात हो गई कि एक टॉपर बैठा है सामने और मैम पूछी बेटा तुम्हारी कॉपी खाली है, मैम जो वो लिख रही है वही है, तो वही है, ये सही है। और फिर पूरी क्लास टॉप, पूरा स्कूल टॉप, फिर एक टाइम पे पूरी यूनिवर्सिटी टॉप। आईटीसी क्या होता है श्वेता? मतलब आईटीसी क्या होता है? बस मतलब जो हम टैक्स, हमारे पास जीएसटी मतलब रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जिससे क्या नाम है
हम कुछ सामान की मतलब खरीद के लेके आए तो मतलब नंबर समझा नहीं पाऊंगी। अच्छा पर समझ रहे हो? हाँ समझ गई मैं। कोई और समझाएगा आईटीसी? आलोक हाँ आलोक। नहीं आ रहा आलोक, समझ में नहीं आ रहा, ये क्या बोल दिया आपने? समझ में नहीं आ रहा। आईटी से थोड़ा सा बोल दिया। प्लीज लिख के बता दीजिए। हाँ भूल गए तो लिख के बता दो। आईटीसी अभी भी सुन लो, आप परचेज पर जो टैक्स दे के आते हो उसको बोलते हैं हम आईटीसी, क्योंकि आपके सेल के टैक्स में से आपका परचेज वाला टैक्स माइनस हो जाता है। तो आप कैसे होता है वो, जब आपके पास आईटीसी पड़ा होता है, यानी कि कोई इनपुट टैक्स पड़ा होता है। क्योंकि देखो जब भी आप परचेज करके लाते हो तो उस पर इनपुट टैक्स ही तो लगता है, ठीक है? तो क्रेडिट का मतलब होता है कि है, इसको ही तोड़ देते हैं वर्ड को। इनपुट टैक्स तो हो गया कि आप परचेज पर टैक्स देके आ रहे हो तो उसको तो आप इनपुट टैक्स ही बोलोगे। हाँ। और क्रेडिट का मतलब हो गया कि आपके पास है, अकाउंट्स में, अकाउंटिंग में क्रेडिट हो रहा है हमारे पास, हम ये मानते हैं कि हमारे पास ये है, करेक्ट? तो ऐसा टैक्स जो आपके पास पड़ा हुआ है, अभी है, उसको आप क्लेम कर सकते हो। कब? जब आप अपनी सेल पर टैक्स का पेमेंट करो, उसी को हम आईटीसी बोलते हैं। जी मैम। ठीक है श्वेता? अब बता आलोक। पूछ लिया करो, मैं पढ़ाने आई हूँ, टेस्ट नहीं चल रहा है, टेस्ट में डरना। अभी मैं देखूंगी किसने कितना लिखा है, क्योंकि मैं मेरी एनर्जी बहुत वेस्ट हुई है आज, जी मैम। इसने तो बोली भी नहीं कॉपी। वेस्ट हुई है। जी मैं, चलो नेक्स्ट देखो। जी मैम। मम्मी हो तो गया। खत्म? हाँ। ऐसा नहीं सकता। ये हुआ आगे कह दोगे ये झूठ है। आगे हो गया नहीं, हो तो गया मैं मान नहीं सकती हूँ। अभी आगे हो गया मैंने बोला आगे बढ़ गया अच्छा हो गया, तो ऐसे बोलो ना। मैंने कहा आगे बढ़ मुझे गया लगा हो गया पीडीएफ खत्म हो गया। मैंने बोला आगे हो गया चलो ठीक है। रेगुलर स्कीम के अंतर्गत आने वाला व्यापारी जो भी माल अपनी ग्राहक को बेचता है उस पर वो जीएसटी लेता है। इतनी देर से क्या पढ़ रहे थे? नेक्स्ट। मैं क्या करूं जो चल रहा अब अब जो ये जीएसटी वो लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट जीएसटी। ऑब्वियसली सेल पर ही तो ले रहे हो, जी मैम। तो आउटपुट जीएसटी। नेक्स्ट। सेल पर प्राप्त आउटपुट जीएसटी, परचेज पर प्राप्त। मैम ये तो बच्चों वाला है। हटा दो बच्चों वाला। बता दे अपने और क्या। Next. बता दे बता दे। एक सेकंड ये थोड़ा कम कर। सेल पर आपको आउटपुट जीएसटी मिलता है, परचेज पर आप इनपुट जीएसटी देके आते हो, जिसको हम बोलते हैं आईटीसी, ITC। क्योंकि आप उसे क्लेम कर सकते हो टैक्स के टाइम पर। ठीक है? सेल माइनस परचेज इनपुट। हाँ नेक्स्ट करना। तो वो वही था कि सेल में से आपने परचेज वाले टैक्स को घटा दिया, बचा हुआ आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया। हटा दो इसको भी, ये सब कैलकुलेशन वही है। ठीक है, ये वही है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी इक्वल टू जीएसटी पेबल। सिंपल। बच्चे होशियार हो गए मैम। अब देखो उसमें क्या था, आपको याद होगा कंपोजिशन स्कीम में कुछ इस तरह से था कि वैल्यू 1000 हो गई, प्रॉफिट इतना हो गया, जीएसटी इस तरह से कुछ नहीं था जीएसटी में। लेकिन ये इसमें क्या है, रेगुलर में वैल्यू ये आ गई, प्रॉफिट ये आ गया, सेल इतने में करा और कितने परसेंट जीएसटी ली वो यहाँ पे आ गई, फिर जाकर के टोटल आया समझ में? हम उस बिल में हम जीएसटी नहीं दिखा सकते। रेगुलर वाली जो स्कीम होती है उसके सेल के बिल में हमें जीएसटी दिखाना पड़ता है, कितने परसेंट आपने लिया है कस्टमर से। ठीक है? नेक्स्ट, ये लोग अपने इनवॉइस पर टैक्स इनवॉइस लिखते हैं क्योंकि ये रेगुलर डीलर्स होते हैं। जी मैम। और और जो कंपोजिशन डीलर होते हैं वो क्या लिखते हैं? बिल सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है। नेक्स्ट, जो रेगुलर बस सिर्फ आलू मैम टैक्सेबल किस में था? वो इनवॉइस के दो पार्ट थे ना। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। देखो इनवॉइस के दो पार्ट थे, एक बिल ऑफ सप्लाई था, दूसरा था टैक्स इनवॉइस। दो चीजें थी। टैक्सेबल नहीं था टैक्स इनवॉइस था टैक्सेबल तो बात तो वही हो गई ना, मतलब टैक्स लेने वाला इनवॉइस ये कंपोजिशन डीलर यूज करते हैं और ये रेगुलर डीलर। इन्हें अपने बिल पर अपने इनवॉइस पर ही प्रिंट करना होता है। अब जो रेगुलर डीलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं
यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न 1। और इसमें जीएसटीआर 1 जो होती है वो उनकी सेल की रिपोर्ट होती है। क्या होती है? कि उन्होंने कितनी सेल करी पूरे 1 महीने में। और हमें इसे कब फाइल करना होता है, कब हमें गवर्नमेंट को दिखाना होता है? जैसे कि हम बात करें मई की, 1 मई से 31 मई तक हमने जितनी भी सेल करी है वो सारी की सारी सेल हमें 1 जून से 11 जून के बीच में अपडेट करनी होगी अपने जीएसटी पोर्टल पर। और किसमें? जीएसटीआर 1। आया समझ? हर महीने की नेक्स्ट 11 तारीख तक आप अपने पिछले महीने का जो रिटर्न है वो फाइल कर सकते हो। यानी कि मई मंथ का जो रिटर्न होगा वो मैं मई में फाइल नहीं कर सकती हूँ, नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख तक फाइल कर सकती हूँ। करेक्ट? तो ये तो जीएसटीआर 1 हो गया। जीएसटीआर 3B क्या होता है? रेगुलर डीलर्स को जीएसटीआर 3B यानी कि ये होता है टैक्स का पेमेंट। जीएसटीआर 1 में आपने दिखा दिया इतनी सेल हो गई, और जीएसटीआर 3B में आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे होते हो। वही इसमें हर नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख तक आप फाइल कर सकते हो, और हर नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हो। अदरवाइज गवर्नमेंट की तरफ से पेनल्टी लग जाती है। ठीक है? पेमेंट कैसे करते हो आपको पता है? सेल टैक्स माइनस परचेज टैक्स, जो बचता है वो टैक्सेबल यानी कि वो पेबल होता है, उसको आप गवर्नमेंट को पे कर देते हो, जिसको हम बोलते हैं जीएसटीआर 3B। रेगुलर डीलर कितनी तरह की जीएसटी पे करते हैं? अच्छा, एक ही तरह की करते हैं। ठीक है? जीएसटी एक ही होती है। रिटर्न कितने होते हैं उनके? मैंने गलत बोला तो आंसर भी गलत ही आएगा। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B। 1 में क्या होता है? उनमें फाइल सेल दिखाते हैं, सेल की रिपोर्ट, टोटल कितनी सेल करी है, एक एक इनवॉइस इस पे अपडेट करना होता है। और जीएसटीआर 3B में पेमेंट होता है किस चीज का? कैसे? सेल पर जो कस्टमर से टैक्स लिया है और हमने जो परचेज के टाइम पे टैक्स दिया था, दोनों को सेट ऑफ करते हुए बचा हुआ अमाउंट गवर्नमेंट पे पहुंचाते हैं। इतना आया समझ? नेक्स्ट, जीएसटी के लिए डीलर्स को रजिस्ट्रेशन कहाँ और कैसे करवाना होता है? तो गवर्नमेंट की एक साइट है gst.government.in, देखना अपने लैपटॉप वगैरह में सर्च करके, ये काफी चीजें समझ आएंगी आपको। यहाँ पर जाकर आपको क्या लेना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ये पता है, मैं आपको रजिस्ट्रेशन करना भी सिखाऊंगी। आए क्यों? समझिए, समझे? कैसे करते हैं करेंगे नहीं, बट चीजें समझाऊंगी प्रॉपर। ठीक है? तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं? पोर्टल पे जाके होता है, गवर्नमेंट ने सबके लिए फ्री साइट बनाई है gst.government.in। ठीक है? यहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। किसी सेंटर पे जाके आपको अलग से करवाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पोर्टल। हाँ, लेकिन अभी केवल इम्पोर्टेंट बातें बोलता है। अभी तक केवल इम्पोर्टेंट बात ही बोल रही है सारी, मतलब एक भी बेस नहीं है कोई भी बात, सब काम ही आएंगे हमारे। नेक्स्ट, जब हम रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो हमारा जीएसटी नंबर हमें अलॉट कर दिया जाता है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है? सिंपल। रजिस्ट्रेशन ले लिया, कोई पेपर नहीं मिलता, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक नंबर मिलता है बेसिकली, जिसे हम बोलते हैं जीएसटी, यानी कि जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्योंकि जो जीएसटी का नंबर आपके पास है वो किसी और के पास नहीं होगा। ठीक है? जो एक डीलर है उसके पास एक ही होगा, ऐसा नहीं है कि हमारा वाला जीएसटी नंबर है वो आप किसी और के पास कभी देख, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है? नेक्स्ट, लेकिन जीएसटी का जो ये नंबर है ना, ये आप पैन कार्ड के बिना नहीं ले सकते। आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है अगर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है तो। नेक्स्ट, भले ही वो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, एचयूएफ हो या फिर कंपनी हो,
डॉक्यूमेंट आपको चाहिए क्या, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है ना, जिसमें क्या होता है कि कोई मतलब वो पूरा जन्म से तो उनका अधिकार होता है बिजनेस उस करने business का, सब एक ही फैमिली हाँ फैमिली का ही मेंबर होता है, उसमें कोई एक वो बना देते Create हैं, करता है। हाँ तो ये तो चलता ही रहता है, मतलब जो भी जिस अकॉर्डिंग आपकी फर्म है आप सेलेक्ट करो, लेकिन डॉक्यूमेंट चाहिए। ऐसा नहीं है मैं चली जाऊँ, मान लो मेरे को शौक चढ़े, मैंने सीख ली कैसे लेते हैं रजिस्ट्रेशन, मैं तो आज ही जाके अपना रजिस्ट्रेशन लूंगी, और पोर्टल में पहुंच गई और उसने पूछा नाम बताओ, लीगल नेम, ये वो, पैन कार्ड है ये, मम्मी को पता नहीं लगेगा, नंबर डाल दो, पैन कार्ड का नंबर डाल दो, ठीक है। अब वो कहेगा कि तुम ही होशियार हो बस, करेक्ट, अभी सही बात बताता है, पर अभी अभी मेरी सुन लो ना। तो क्या होता है कि ये मैं गई, मैंने कहा चलो अब तो बस आखिरी स्टेज पर हूँ, फिर तो मेरा भी जीएसटी क्रिएट हो जाएगा। अब उसने कहा मैम आपका बिजनेस है, मैंने कहा यस, लाइए अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का फोटो यहाँ पे अपलोड करो, बिजनेस के नेम से होगा। मैंने कहा ये कैसे, अपने फर्म के आपके जो भी डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो उस पर सबमिट करो। हम कैसे मान लें बिजनेसमैन हो, आइसक्रीम का ठेल लगाते हो और जीएसटी में अप्लाई कर रहे हो ना, तो तुम कोई बिल, उसका क्या बिल भरोगे, उसका कौन सा रेंट एग्रीमेंट होगा, क्या होगा, तो कुछ है ही नहीं ना। लीगल डॉक्यूमेंट दे दो, और वो भी अपने बिजनेस के, अपने घर के मत दे देना, तुम्हारे घर का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, बिजनेस का करा रहे हो ना, बिजनेस की डिटेल दे दो। फिर मैंने हटा दिया सब कुछ, ये है ही नहीं है, फिर क्या करता, समझे क्यों, क्योंकि क्या चाहिए, कोई भी ऐसे ही नहीं ले सकता है, डॉक्यूमेंट चाहिए हमें, नहीं है तो फिर भूल जाओ। नेक्स्ट जीएसटी नंबर, सुन लिया जीएसटी नंबर, अब समझ में नहीं आ रहा होता कैसे है, मतलब फॉर्मेट क्या होता है इसका, तो जो आगे के दो नंबर्स होते हैं वो हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हर स्टेट का अपना एक जीएसटी कोड मतलब एक कोड होता है हर स्टेट का। तो जैसे कि ये जो स्टार्टिंग के दो नंबर होते हैं ये दिखाते हैं कि किस स्टेट का ये जीएसटी नंबर है। हमारा जो यूपी है उसका 09 है, स्टेट कोड है हमारा। आप नेट पे सर्च करोगे ना स्टेट कोड्स, तो आपको जितने भी स्टेट्स हैं सबके कोड मिल जाएंगे। दो नंबर का ही कोड होता है, किसी में 9 है, 23, 11, जैसे बिहार है और 11 है। तो इस तरह से क्या होता है कि हर जीएसटी होता है जीएसटी नंबर, नंबर्स का 15 नंबर होते हैं टोटल। स्टार्टिंग के दो नंबर हमारे स्टेट पे, जैसे कि क्या होगा, मान लो पूरा नंबर यही है, ठीक है, बस यहाँ पे 09 है। अब मैं आपको बोलूंगी ये किस स्टेट का जीएसटी नंबर है, तो आप समझ जाओगे यूपी का। अगर मैं बोलूं 11 है, दिल्ली, बिहार, तो स्टेट से ही आप समझ, मतलब नंबर से ही आप समझ जाओगे कि ये जीएसटी नंबर किस स्टेट में हो रहा है, किस स्टेट में ये वर्क करता है, कहाँ का है ये। तो ये स्टेट कोड हो गया। आगे के जो ये नंबर होते हैं ये होते हैं आपके पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड के नंबर, ठीक है। और ये एक चेकिंग नंबर होता है, ये 3 नंबर हमारे एंड में नहीं होते, ये चेक मतलब इस, ये पता है कौन सा नंबर होता है, इस पैन कार्ड से कितने जीएसटी नंबर ले रखे हैं आपने, 1 2 3 4, हाँ सिर्फ आई थिंक 3 या 4 तक की रिस्ट्रिक्शन होती है, इसके बाद नहीं होती। हाँ, तो यहाँ पे ये अपने आप से अप्लाई होता है, उन्हें पता चल जाता है जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हो कि इस पैन कार्ड से आपका कोई ऑलरेडी जीएसटी नंबर तो आपने नहीं ले रखा है, अगर आपका सेकंड है तो फिर यहाँ पे वो अपना नंबर बदल जाए, ठीक है। ये प्रेजेंट करता है, ये आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, एक अल्फाबेट मिलता है, और ये एक करेक्शन नंबर होता है। और ये तो देखो नहीं पता क्यों, पर ये करेक्शन नंबर बोलते हैं इसको। ये भी हमारा ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, ठीक है। हमें फॉर्मेट पता लगा कि जीएसटी का फॉर्मेट कैसा होता है, आगे के 2 स्टेट कोड, बाकी का पैन नंबर, एक हमारा चेकिंग की ये बताता है कि कितनी पैन से कितने रजिस्ट्रेशन आपके हुए हैं, और ये आपको बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। करेक्ट, आया समझ? नेक्स्ट हम लोग, मुझे पता ही नहीं लगता कब क्या है। जीएसटी क्या है ये पढ़ लिया, इसकी अच्छा जीएसटी क्या है,
इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और इसको लाने का मेन मोटिव क्या है? One tax for generation. वन टैक्स। करेक्ट। कितनी स्कीम्स होती हैं? दो। कौन सी? Regular. कितने डीलर्स होते हैं? तीन। कैसे? मैन्युफैक्चरर। कितने टाइप की जीएसटी होती हैं? हम ये पढ़ते हैं। दो। कैसे दो? नहीं मैं पूछ ही रही थी। अब ये तो पढ़ लिया, इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी की कैसे है। अब ये पढ़ो कि जीएसटी कितने टाइप की होती है। एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। जब कोई रेगुलर डीलर अपने ही राज्य में किसी ये नहीं पढ़ना मुझे। नेक्स्ट, बहुत अजीब लग रहा है। अब देखो मैं वैसे समझा देती हूँ। एसजीएसटी और सीजीएसटी क्या होता है? दोनों में क्या डिफरेंस है? एक है इंटरस्टेट, एक है इंट्रास्टेट। इंटरस्टेट का मतलब होता है, कौन बोला था? इंटरस्टेट का मतलब होता है अपने स्टेट के अलावा किसी दूसरे स्टेट में आप अपने सामान को लेकर रहे हो। इंटरस्टेट, वही तो बोला तो मैंने अलग सुना होगा। इंट्रास्टेट में होता है कि उसी स्टेट में आप सेल कर रहे हो, सेम स्टेट में। ये हो गया किसी और स्टेट में और ये हो गया सेम स्टेट में, ठीक है। जब हम सेम स्टेट में सेल करते हैं, हम भी यूपी के हैं और जिसे हम सेल कर रहे हैं वो भी यूपी का है, तो वहां पर हमारी जीएसटी क्या लगेगी? सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब ये सीजीएसटी ये सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स से जाता है और ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। जी मैम। करेक्ट। होता क्या है? ये यूपी है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है यहाँ की, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट तो हर जगह की अलग अलग होती है। जी मैम। तो अब जैसे कि मान लो कि केवल सिर्फ जीएसटी लगती, तो अब मेन लड़ाई ये होती कि लेगा कौन? गवर्नमेंट तो दो हो ना, स्टेट वाइज भी हो गई, सेंट्रल लेवल पर भी होगी, वो दोनों लड़ेंगे आपस में। मोदी के बाद मेरे को चलो, मैं ही हूँ। तो स्टेट गवर्नमेंट कहेगी हम यार स्टेट चला रहे हैं ना, तुम बैठे हो, स्टेट को हम कर रहे हैं सब मैनेज। कोई बात आती है तो पहले हम पे आती है, बाद में तुम तक जाती है, तो टैक्स तो मैं ही लूंगा। दोनों नेता में अगर लड़ाई हो गई तो ये टैक्स में उलझ जाएंगे और देश बर्बाद हो जाएगा। तो इसी का एक सोल्यूशन, भाई आधा तो ले टैक्स, लड़ो मत, आधा ले लो। सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाती है, एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट पे जो जाती है, ठीक है। तो अगर मैंने 1000 रुपए जीएसटी दिए अपनी स्टेट में सामान बेचा है या लिया है, तो 500 तो जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, और 500 दूसरी गवर्नमेंट पे। तो ये तो हो गया इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट मतलब अपनी ही स्टेट में हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो जीएसटी ऐसे लगेगी। पर आईजीएसटी क्या होती है? इंटरस्टेट। ये अभी होगा ना? आवाज ठीक करवाई नहीं, आवाज का तो चलो हो जाएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस सही करो। इंटरनेशनल की वहां से बात आ गई, मैं यहाँ नेशनल इंटरनेशनल बैठी हूँ। ये होता है हमारा, ये इंटरस्टेट के लिए होता है। यूपी में हो आप, बिजनेस आपका यूपी में है, पर आप दिल्ली में सप्लाई कर रहे हो, करेक्ट? यस मैम। दिल्ली में सप्लाई कर रहे हो, तो आपकी स्टेट से कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली में जा रहे हैं। तो वहां की गवर्नमेंट ये कहती है कि देखो मैं हूँ दिल्ली गवर्नमेंट, अच्छा ना स्टेट गवर्नमेंट, मतलब मैं दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट में हूँ, तो ये सारा का सारा टैक्स मुझे दे दो। अब भगवान है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये गलत होगा। अगर मैंने तुम्हें दे दिया
तो मुझे कैसे पता चलेगा कि टैक्स मिल कितना रहा है? भाई देखो है तो वो सेंट्रल लेवल पर ना, और मतलब स्टेट लेवल पर, सॉरी, और मोदी जी अलग हो गए, वो अपनी और अच्छी पोस्ट हो गए। तो गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि नहीं, अगर कोई भी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है तो सबसे पहले वो मेरे पास ही आएगा। सारा का सारा पैसा किस पे जाएगा? मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, लेकिन बोलोगे क्या उसको? आईजीएसटी। क्या? आईजीएसटी। लेकिन जब पेमेंट करोगे, 3B का पेमेंट करोगे ना, जीएसटी और 3B का, तो वो पेमेंट किसके अकाउंट में जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फिर लड़ाई होगी भाई, स्टेट गवर्नमेंट कहेगी हम पागल हैं, हम नहीं आने दे रहे इस सामान को अपने स्टेट में, हमें जीएसटी नहीं मिल रहा। तो उसने कहा देख एक बार मेरे पास आ जाए फिर हम आधी आधी बांट लेंगे। ऐसा ही होता है रियल में कि हाँ? देखो या तो बोला ही मत करो या तेज बोला करो। ये आलोक चलो तो पहले तो आईजीएसटी जाता है सेंट्रल पे। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, और फिर वो दोनों आपस में आधा आधा बांट लेते हैं। इस तरह से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं। उसमें तो बांट ही रहे डायरेक्ट, और आई कर। अच्छा ठीक है, पढ़ना नहीं है, जब ये हो गया ना। इसमें इनडायरेक्टली बांट लेते हैं। आया समझ में? यस मैम। इसको बंद कर रहे हैं फिर नेक्स्ट में। चलो राज यस मैम। बताना कितने टाइप की जीएसटी होती है? 3 टाइप की। कौन कौन सी? एजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। एसजीएसटी और एजीएसटी, सीजीएसटी। सीजीएसटी जब लगते हैं यूपी के अंदर गुड्स सेल करते अच्छा हैं, यूपी में ही हो रहे होते हैं मतलब स्टेट के अंदर। मतलब अपनी स्टेट से। हाँ। ठीक है। और आईजीएसटी? आईजीएसटी अगर यूपी का ट्रेडर्स दिल्ली में माल सेल कर रहा है तो। हाँ, जैसे किसी एक स्टेट में ट्रेडर है, किसी और स्टेट में ट्रांसफर हो रहा है सामान। क्लियर है? यस मैम। अब जैसे कि 1000 रुपए पर आपने 180 रुपए की जीएसटी लगाई, 18% जीएसटी हो गई, तो 18 में से 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। नेक्स्ट वही 90 रुपए सीजीएसटी, 90 रुपए एसजीएसटी, दोनों को आधा आधा मिलेगा इसमें। नेक्स्ट फिर वो बात नेक्स्ट अरे वाह, बढ़िया वही। नेक्स्ट हाँ देखो वही है। अब आईजीएसटी लगाई हमने 1000 पे 180 रुपए की आईजीएसटी लगाई, तो ये पहले किस पे गई पूरी? सेंट्रल गवर्नमेंट पे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको दी? स्टेट गवर्नमेंट को आती है। कितनी? आधी। आधी दे दी। पहले बोले देखो मैं लूंगा पहले, लेकिन फिर मैं तुम्हें भी दूंगा। दिमाग है अपना भाई, वो भी नेता है, वो ही रहता है भी क्या। चलो नेक्स्ट। अब ये है जीएसटी के अंतर्गत आने वाली टैक्स स्लैब कि किस पे कितना टैक्स लगता है। यस गवर्नमेंट ने कुछ अलग अलग टैक्स रेट जो है वो बनाई हुई है। 0, 5, 12%, 18 और 28%। ये गवर्नमेंट की टैक्स स्लैब्स है। अब जैसे कि जो 0% है वो देखो मैंने पर आटा है, सब्जियां हैं, एग्स हो गए, गुड़, इन सब चीजों पर खाने पीने के जो जरूरी आइटम्स हैं उन पर 0% का टैक्स लगता है। कभी भी कोई आपसे ले ले सब्जी वाला, 1000 रुपए का सब्जी हो गई, 200 रुपए टैक्स। और आपको सर हम जीएसटी जानते हैं, जीएसटी सर हम देंगे, हम अपने देश का विकास करेंगे, बेवकूफों उस पर लगता ही नहीं है, वो तुम्हारी पढ़ाई का फायदा उठा रहा है। तो याद रखो इन पर टैक्स नहीं लगता। नेक्स्ट जनरल नीड्स, कोयला हो गया, चाय कॉफी, मुझे चाय नहीं मिली तो मैं जी नहीं पाऊंगा, तो भाई मत जी, पर 5% टैक्स दे दो। ये है, इस पर नहीं रोकेंगे, इस पर मत दो, इसमें सच में नहीं जी पाओगे। ये तो बेकार का आइटम है, ये भी बेकार है। पता नहीं कैसे रख दिया 0 में, मैं तो नहीं रखती। क्या? गुड़, अंडे ये जरूरी है? गुड़ तो जरूरी है। गुड़ जरूरी कोई जरूरी नहीं गुड़ है। जरूरी है। हमारा तो खाने के टाइम नहीं है। होती है गुड़ जरूरी वो होता है। हानिकारक की बात नहीं। गुड़ तो बढ़िया चीज है। मैं बात कर रही हूँ जरूरी आइटम्स की। चलो आटा ठीक है, पानी ठीक है, सब्जियां ठीक है, अंडे ठीक नहीं है बस। शांत आएगा। नेक्स्ट अब कपड़े, शूज, ये इन सब पे लगेगी 5%। बर्तन तो 5%।
हाँ तो वो शूज कपड़े हैं, वैसे देखो शूज रखे हैं शूज रखे हैं, कपड़े की बात हो रही है। कपड़े हैं 5%। अब इसमें है 12 से 18% में ये बटर वगैरह, मोबाइल, केक, सोप, फर्नीचर, ये 12 से 18% में है। ये तो बहुत नॉर्मल चीजें बहुत आते हैं इसमें। और बिल्कुल ही लग्जरी आइटम्स की फ्रीज, कैमरा, कार, मेरे को कैमरा नहीं मिला तो मैं तो ऐसा अगर है तो आप मेरे को भाई 28% टैक्स दे दो। क्यों सांसें नहीं चल रही उससे आपकी, जब तक मेरी फोटो क्लिक नहीं होगी मेरे को सांस नहीं आएगी, ऐसा कोई सीन नहीं है हमारा, ठीक है। फ्रीज चाहिए, गर्मी आ गई मैं तो इसी में बैठूंगी। 28% टैक्स दे दो क्योंकि ये लग्जरी आइटम है। नहीं हो सकता ना आंसर नहीं बोलते गर्मी है, मैं हम जी नहीं पाएंगे, फ्रीज के बिना तो गवर्नमेंट ने 28% टैक्स दो, जो करना है वो करो, ठीक है। इसी तरह से ये सिगरेट तो लोग 28 क्या लोग तो 100% टैक्स दे रहे हैं ऐसे आइटम्स पर देते ही देने वाले नहीं, अभी सही बात है ये ना। और काम की बात में दिमाग में रखते हैं। नेक्स्ट इधर देखो, यस मैम। 0% में थोड़ी और आइटम्स ऐड कर दिए हैं जो जो होते हैं, और 5% में ये पढ़ लेना घर पे जाके आराम से कि क्या क्या है। खत्म हो गया हुआ ना पीडीएफ। हाँ अब एक बार कंक्लूजन कि हमने क्या पढ़ा। देखो हमने पढ़ा टैक्स दो तरह से होते हैं, डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, और जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स जो हमसे डायरेक्ट गवर्नमेंट लेती है, और इनडायरेक्ट टैक्स हम खुद नहीं देते हैं। मैं पिज्जा खाने गई, मैंने कहा मेरे को पिज्जा दे दो, मैम बस मैम 130 का पिज्जा है। अच्छा हाँ हम 100 रुपये जीएसटी दे दो। जीएसटी मैं कहूँगी भाई गवर्नमेंट को तो तुम पेमेंट करोगे ना, मम्मी तो आपसे लेंगे, हम कहाँ से देंगे, ठीक है। मैंने कहा मैंने ठीक है मैम 230 रुपये का पिज्जा। भाई जीएसटी तो ऐड होगी, देगा कौन? कस्टमर देगा, हम ही देते हैं जीएसटी, और गवर्नमेंट के पास कोई नाम नहीं होता है कि हमने दिया। वो बिजनेसमैन का ही नाम होगा कि वो जीएसटी पे कर रहा है, और वो लेता किससे है? हमसे। इसीलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। दे तो खुद रहे पर ले हमसे रहे, तो इनडायरेक्टली टैक्स जाता है गवर्नमेंट में। दादा कह रहा अभी पे कर दे डायरेक्ट ये रहा। देखो तुम जिस दिन बनोगे ना नेता वेता, तुम ये रूल बना देना। नेक्स्ट इधर देखो, इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, गुड्स यानी कि जो वस्तुओं पे लगता है, सर्विस पे लगता है क्या? टैक्स। नेक्स्ट ये हटाओ, स्कीम्स रेगुलर। रजिस्टर्ड डीलर जो होते हैं, जो रजिस्टर्ड डीलर का मतलब क्या होता है? जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उनके पास वो दो तरह के डीलर होते हैं, एक और अनरजिस्टर्ड डीलर में हम लोग आते हैं जो अपने पर्सनल यूज के लिए परचेज करते हैं। जीएसटी ये यूटी जीएसटी होती है जो हाँ कुछ ऐसे अंडमान निकोबार और चंडीगढ़ भी है शायद इसमें, तो वहाँ पर एसजीएसटी के वर्ड की जगह हम बस यहाँ ये यूज करते हैं, बाकी जो एसजीएसटी होता है ना ये वही होता है, पर हम वहाँ पे एसजीएसटी नहीं यूज करते हुए यूटी जीएसटी यूज करते हैं, यूनिट टेरिटरी। ओके ठीक है ये। अच्छा ये कब लगते हैं? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी इंटर स्टेट में। खत्म? यस। हाँ ये स्लैब है हमारी, 5 स्लैब है, 0, 5, 12, 18, 28। नेक्स्ट खत्म। आज हमारा जो था जीएसटी का टॉपिक, कितना % समझ में आया आउट ऑफ 100?